केमिस्ट्री में जो फिफ्थ लेसन है उसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन या इसे मैं कह सकता हूँ सतह रसायन। यह आप लोगों का 4 अंकों का लेसन है, 4 अंकों का है ये लेसन। पृष्ठ रसायन नाम से ही क्या पता लग रहा है, सबसे पहले मैं बात करूँ लेसन की, स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ रसायन, पृष्ठ का रसायन अर्थात ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं पृष्ठ रसायन या सतह रसायन। सतह रसायन क्या, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सतह रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इस लेसन में हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली घटना जिसके बारे में हम जानेंगे वह है अधिशोषण। अधिशोषण क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्प्शन। अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। अधिशोषण एक घटना है जो कि पृष्ठ पर होने वाली घटना है, पृष्ठीय गुण है, किसी ठोस अथवा द्रव का पृष्ठीय गुण है जिसे हम कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण होता क्या है, अणुक स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव के स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ में संचित होना अधिशोषण कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। अणुक स्पीसीज का, यहां मैं एक ठोस ले रहा हूं, ये ठोस बना दिया है। इस ठोस का ये जो बाउंड्री है जहां ये मैं चौक घुमा रहा हूं, इसे बोलते हैं पृष्ठ या सतह। कोई अणुक स्पीसीज है, मान लिया गैस है, ये गैस के अणु आ गए हैं भाई इस पृष्ठ के ऊपर। अणुक स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव के, मैंने उदाहरण में अभी लिया है ठोस, किसी ठोस के स्थूल, स्थूल बोलते हैं इसके अंदर का ये जो भाग है ये कहलाता है स्थूल। बाहरी भाग पृष्ठ, आंतरिक भाग स्थूल। स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना किसी अणुक स्पीसीज का, ये अणुक स्पीसीज है, मान लिया कि ये मैंने गैस के अणु लिए हैं, किसी अणुक स्पीसीज का अर्थात किसी गैस का किसी ठोस के पृष्ठ पर स्थूल की अपेक्षा संचित होना क्या कहलाता है भाई, अधिशोषण कहलाता है। इसमें 2 और नाम हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण है, जो अधिशोष्य एवं अधिशोषक। अधिशोष्य क्या होते हैं, वह पदार्थ या अणुक स्पीसीज जो किसी पृष्ठ पर संचित होता है, वह पदार्थ या अणुक स्पीसीज जो किसी पृष्ठ पर संचित होता है। आप इस उदाहरण को लें तो यहाँ इस पृष्ठ पर कौन सा पदार्थ संचित हो रहा है, जैसे कि उदाहरण में हमने लिया है कोई गैस के अणु, तो यहाँ गैस के अणु जो हैं वो एक प्रकार से क्या है भाई, अधिशोष्य हैं। जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ की सतह पर संचित हो रहा है उसे हम कहते हैं अधिशोष्य। दूसरा एक महत्वपूर्ण नाम आता है अधिशोषक। अधिशोषक कौन है, कि जो अधिशोषण की घटना करवा रहा है, जो अधिशोषण की घटना में सतह उपलब्ध करवा रहा है, अर्थात जिस पदार्थ के पृष्ठ पर या सतह पर अधिशोषण की घटना, ये जो प्रोसेस है हो रही है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। हम लोगों ने अभी अधिशोषण की घटना को जाना है। अधिशोषण की घटना क्या है कि अधिशोष्य का अधिशोषक के पृष्ठ पर संचित होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं हम अधिशोषण के उदाहरणों की। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उनमें से 2 मैंने यहाँ लिखे भी हैं ब्लैक बोर्ड पर, ध्यान दें। अधिशोषण की ये जो घटना है कि अधिशोष्य का अधिशोषक के पृष्ठ पर संचित होने की जो घटना है वो अधिशोषण कहलाती है, हम जानते हैं। अधिशोषण के कुछ उदाहरण क्या हैं, सबसे पहले कि हमने एक बंद पात्र लिया है जिसमें चारकोल रखा हुआ है और कुछ गैसें रखी हुई हैं। चारकोल का गुण क्या है कि वो गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे कुछ समय बाद उस पात्र में उन गैसों का जो दाब है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चारकोल वाले पात्र में उदाहरण के तौर पर गैसें कौन सी ली हुई हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस आदि गैसें लेने पर पात्र में गैसों का दाब कुछ समय बाद घट जाता है। गैसें सतह पर, किसकी सतह पर, चारकोल की सतह पर। चारकोल लिया है, हम उसे चूर्णित चारकोल ले लेंगे तो अधिशोषण की घटना और ज्यादा बढ़िया होगी, क्योंकि जितना ज्यादा कोई भी ठोस चूर्णित अवस्था में होगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और हम जानते हैं जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा उस पदार्थ का अधिशोषण की घटना, उस पदार्थ द्वारा अधिशोषण की घटना भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिशोषण की घटना एक पृष्ठीय गुण है। तो चारकोल हम कैसा ले लें, चूर्णित चारकोल ले लें तो और भी अच्छा है। चूर्णित चारकोल द्वारा पात्र में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन गैस आदि गैसें लेने पर पात्र में गैसों का दाब कुछ समय बाद घट जाता है। क्यों, क्योंकि गैसें इस चारकोल की सतह पर क्या हो जाती हैं भाई, अधिशोषित हो जाती हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सिलिका जल।
सिलिका जेल की अब क्या गुण है उसका? उसका गुण ये है कि वो कुछ समय के लिए रखने पर वो उस हवा में, वायु में उपस्थित जो जल है, जो नमी है, उसको अपने ऊपर, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने ऊपर वो क्या कर लेता है भाई? अधिशोषित कर लेता है। ये सिलिका जेल का एक गुण है। तो अधिशोषण की घटना दर्शाता है। सिलिका जेल की उपस्थिति में वायु कुछ समय बाद क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। क्यों? क्योंकि वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है वो सिलिका जेल के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाती है। पिछले कुछ ये इन उदाहरणों से हमने जाना कि अधिशोषण क्या है, अधिशोषण को समझे है। अब बात करते हैं विशोषण की। विशोषण नाम से ही पता लग रहा है कि ये अधिशोषण के विपरीत होने वाली घटना है, उल्टा होने वाली घटना है विशोषण। यहां देखिए परिभाषा लिखी गई है कि किसी अधिशोषित पदार्थ को उस पृष्ठ से हटाना जिस पर वह अधिशोषित हुआ है। अर्थात अधिशोष्य को अधिशोषक के पृष्ठ से, सतह से हटाने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? विशोषण कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने अधिशोषण क्या पढ़ा था? अधिशोष्य का अधिशोषक के पृष्ठ पर संचित होने की घटना अधिशोषण कहलाती है। तो अधिशोष्य को अधिशोषक के पृष्ठ से हटाने की घटना जो है वो क्या कहलाती है भाई? विशोषण कहलाती है। अब बात करते हैं अधिशोषण एवं अवशोषण की। अधिशोषण के बारे में हमने जाना कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि यह पृष्ठ का गुण है। अधिशोष्य का अधिशोषक के पृष्ठ पर संचित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। और अवशोषण के बारे में बात करते हैं। अधिशोषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्प्शन और अवशोषण को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। बी यहां डी है, ये तो इंग्लिश। अधिशोषण में क्या होता है कि वो जो पदार्थ है, अधिशोष्य पदार्थ है, वो अधिशोषक के पृष्ठ पर ही केवल संचित होता है। उस पदार्थ के अधिशोषक के स्थूल में प्रवेश नहीं करता है, सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता है। जबकि अवशोषण की घटना में क्या होता है कि जो अधिशोष्य पदार्थ है वो मध्य में, स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है। अवशोषण की घटना में जो अणुक स्पीसीज है, जो अधिशोष्य जिसको बोला गया था, वो अधिशोषक के मध्य में, स्थूल में, अर्थात स्थूल में समान रूप से क्या हो जाता है भाई? वितरित हो जाता है। इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करूंगा, अच्छी तरह से हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। एक पात्र लिया है जिसमें स्याही ली हुई है हमने और एक हमारे पास चौक है। उस चौक को हम कुछ समय के लिए उस स्याही में डुबो कर रख देते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं, चौक को बाहर निकालते हैं तो चौक का जो पृष्ठ है ये उस स्याही का जो रंग था, माना कि स्याही नीले रंग की है, तो नीले रंग का ये चौक हो जाता है। और इसे हम इस चौक को हम जब तोड़कर देखते हैं भाई, या बीच में से टुकड़े करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये चौक का जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा इस पानी में डूबा हुआ था, इस स्याही में डूबा हुआ था, ये नीला हो गया, ये वाला हिस्सा नीला है। और जब इसे तोड़कर देखा तो अंदर से वो सफेद निकलता है हिस्सा भाई, परंतु गीला जरूर होता है। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो स्याही है इसमें विलायक के रूप में जैसे जल है, और स्याही में जो रंजक है, जो रंग दे रहे हैं, उस स्याही का निर्माण कर रहे हैं, जो वर्णक हैं, जो रंजक हैं, वो केवल और केवल इस चौक के बाहरी पृष्ठ पर ही संचित हो रही हैं। तो पृष्ठ पर ही संचित होना, स्थूल में प्रवेश न करना, मध्य में प्रवेश किया होता तो इसका रंग मध्य में भी आ जाता, परंतु मध्य से तो ये कैसा है? स्थूल से ये कैसा है? सफेद है। अर्थात यह जो घटना है कि केवल बाहर से रंगीन हो जाना चौक का, किस प्रकार की घटना है? अधिशोषण प्रकार की घटना है। और इस स्याही का जो विलायक है, जो हमने यहाँ उदाहरण में जल लिया है, वो जल इसके अंदर प्रवेश किया है, स्थूल में प्रवेश समान रूप से किया है, तभी तो ये चौक अंदर से गीला हो गया। तो ये जो घटना है वो किसका? चौक का अंदर से गीला हो जाना कैसी घटना है? अवशोषण की घटना है। तो अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ होने वाली, साथ साथ भी हो सकती हैं दोनों घटनाएं। ये बात महत्वपूर्ण है जानने वाली। चलिए अब बात करते हैं अधिशोषण की क्रियाविधि कि अधिशोषण की जो घटना है इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, अधिशोषण की घटना आखिर हो क्यों रही है, इसकी बात करते हैं। कहते हैं कि अधिशोषक की बात करें सबसे पहले कि जो अधिशोषक है, माना कि मैंने एक पात्र लिया है और पात्र में ये कोई द्रव
जो कि अधिशोषक का कार्य करेगा वो भरा हुआ है। इस द्रव में एक तो वे कण हैं जो अपने ही जैसे अंदर के कण हैं जो वो अपने ही जैसे कणों से समान रूप से सभी दिशाओं में समान रूप से अपने ही जैसे कणों से घिरे हुए हैं। अगर मैं इस कण की बात करूं, इस कण की बात करूं, ध्यान दें, इस कण की बात करूं तो ये अपने ही जैसे कणों से समान सभी दिशाओं में समान रूप से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस पर आकर्षण प्रतिकर्षण विभिन्न जो है वो बल वो समान रूप से संतुलित रूप से लग रहे हैं। परंतु जो पृष्ठ अधिशोषक के पृष्ठ के जो अणु हैं इनकी बात करूं तो ये अपने ही जैसे अणुओं या परमाणुओं से सभी दिशाओं में समान रूप से घिरे हुए नहीं हैं। इन पर लगने वाले जो बल हैं वो संतुलित नहीं है, क्योंकि परत के इस ओर दूसरा माध्यम आ गया है, तो यहाँ जो है समान कण नहीं है, जिसके कारण इन पर आकर्षण प्रतिकर्षण जो भी बल लगने हैं वो बल नहीं लग रहे हैं, संतुलित रूप से नहीं लग रहे हैं। केवल अंदर के स्थूल के परमाणु या अणु ही इसको अपनी ओर इन पर बल लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सतह पर जो कण पाए जाते हैं, परमाणु या अणु पाए जाते हैं, उन पर एक असंतुलित बल कार्य करता है, जबकि स्थूल के परमाणुओं, अणुओं, कणों पर संतुलित बल कार्य करता है। सतह पर यह लगने वाला असंतुलित बल ही अधिशोषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो असंतुलित बल है, जिसे मैं कह सकता हूं कि अधिशेष बल भी कह सकता हूं, अधिशेष बल या असंतुलित बल, ये जो है अधिशोष्य के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अधिशोष्य के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात अधिशोष्य के कणों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसके पृष्ठ पर वो संचित होंगे तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे भाई? अधिशोषण कहेंगे। तो अधिशोषण की घटना का उत्पत्ति का एक मुख्य कारण क्या है? असंतुलित आकर्षण बल। दूसरी बात करें, दूसरी महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? दूसरा कारण कौन सा है अधिशोषण की क्रियाविधि का? अधिशोषण ऊष्मा की अधिशोषण होने पर अधिशोषक की जो पृष्ठीय ऊर्जा है, पृष्ठ की ऊर्जा है, उसकी ऊर्जा में हमेशा क्या होती है भाई? कमी आती है। ऊर्जा में अधिशोषण होने पर पृष्ठीय ऊर्जा में कमी होती है, अर्थात अधिशोषण की घटना में ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात ऊर्जा अर्थात एंथैल्पी, एंथैल्पी जिसे हम डेल एच लिखते हैं, उसके मान में कमी आती है। अर्थात इसका मान क्या होता है भाई? ऋणात्मक प्राप्त होता है। पृष्ठीय अधिशोषण होगा, पृष्ठीय ऊर्जा में कमी आती है, सदैव पृष्ठीय ऊर्जा में क्या आती है? कमी आती है, अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और जो अधिशोष्य है वो इसके पृष्ठ पर आकर संचित हो रहा है, अर्थात उसकी जो अव्यवस्था थी, जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, जिसे हम एंट्रोपी, आप लोगों ने नाम सुन रखा है पहले, ये एंट्रोपी जिसे हम डेल एस कहते हैं। रैंडमनेस, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, अव्यवस्था होगी, उतनी ही एंट्रोपी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा व्यवस्थित हो जाएंगे कण, हम कहते हैं कि उसकी एंट्रोपी उतनी, उस निकाय की एंट्रोपी उतनी ही कम हो गई है। तो अधिशोषण की घटना के बाद जो गैसीय अणु हैं वो इसके पृष्ठ पर आकर संचित हो गए हैं, तो उसके एंट्रोपी में क्या होगी? कमी होगी है। ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए कि अधिशोषण की घटना में एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों में क्या आती है भाई? इनका मान हमेशा क्या होता है? कम होता है, इनका मान ऋणात्मक आता है। एंथैल्पी की बात करें, ऊर्जा की बात करें, और एक नाम आता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल जी। इसके समीकरण हम लोग जानते हैं, डेल एच माइनस टी डेल एस। ये इक्वेशन, ये समीकरण हमें पता है। गिब्स ऊर्जा डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। इस समीकरण में डेल जी क्या है? गिब्स ऊर्जा है। डेल एच क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन है, ये ऋणात्मक चिन्ह आ गया। टी मतलब ताप को शो कर रहा है। डेल एस क्या है? एंट्रोपी में परिवर्तन। एक बात कहना चाहूंगा इस बात को शुरू करने से पहले कि जो अधिशोषण की घटना है वो स्वतः प्रवर्तित घटना है, स्वतः प्रवर्तित होती है, मतलब वो घटित होती है, अपने आप होती है, इसके लिए बाहर से कोई बल नहीं लगाना पड़ रहा है। अधिशोषण की घटना स्वतः परिवर्तित घटना है, और स्वतः परिवर्तित होने के लिए यह आवश्यक है, ऊष्मागतिक रूप से यह आवश्यक है कि डेल जी का मान ऋणात्मक हो। ये शर्त है, डेल जी का मान क्या होगा? ऋणात्मक। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं कह रहा हूं कि अधिशोषण की घटना
स्वतः परिवर्तित घटना है, कोई भी प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होता है तो उसके लिए डेल जी का मान क्या होता है भाई, ऋणात्मक होता है। डेल जी का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। और डेल जी बराबर क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। अधिशोषण में हमने ये भी जाना है कि एंथैल्पी और एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है भाई, ऋणात्मक होता है। यहाँ और इस इक्वेशन में आप जानते हैं कि डेल एच भी ऋणात्मक होगा और डेल एस भी ऋणात्मक होगा। और डेल जी भी क्या होना चाहिए, स्वतः परिवर्तित होने के लिए ऊष्मागतिक रूप से ये शर्त है कि डेल जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। अब डेल जी का मान ऋणात्मक कब होगा, जब आपको पता है कि डेल एस ऋणात्मक है। डेल एस की वैल्यू, एंट्रोपी परिवर्तन जो है ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक आपस में माइनस और माइनस जुड़कर इस घटक की वैल्यू क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। और हमें डेल जी ऋणात्मक चाहिए। अगर टी डेल एस का मान धनात्मक है और ओवरऑल हमें डेल जी का मान हमें ऋणात्मक चाहिए, तो डेल एच का मान क्या होना चाहिए, पर्याप्त ऋणात्मक होना चाहिए। पर्याप्त मतलब इससे टी डेल एस से डेल एच की वैल्यू का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा, ऋणात्मक में ज्यादा होना चाहिए। इससे डेल एच की ऋणात्मक मान ज्यादा होगा, तभी तो क्या आएगा, डेल जी का मान ऋणात्मक आएगा। और डेल जी का मान ऋणात्मक करने के लिए हमें डेल एच का मान पर्याप्त ऋणात्मक चाहिए होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। जैसे जैसे अधिशोषण की घटना होती जाती है, बढ़ती जाती है आगे, डेल एच का मान, ध्यान दें, जैसे जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे जैसे अधिशोषण की घटना आगे बढ़ती जाएगी, डेल एच का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। डेल एच का मान कम ऋणात्मक होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि डेल एच की वैल्यू टी डेल एस के बराबर हो जाती है। तब डेल जी का मान वैल्यू 0 हो जाएगी, अर्थात प्रक्रम साम्य में हो गया। प्रक्रम साम्य में हो गया। चलिए इस बात को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अधिशोषण की घटना में, अधिशोषण ऊष्मा की बात करूं तो क्या है कि जब अधिशोषण की घटना होती है तो पृष्ठ की जो पृष्ठीय ऊर्जा है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है भाई, कम आती है। ऊर्जा में कमी आती है, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन में कमी आती है। एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच का मान सदैव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एंट्रोपी की बात करूं, पहले कण वायुमंडल में इधर उधर, अधिशोष्य के कण इधर उधर गति कर रहे थे, अर्थात उनकी एंट्रोपी का मान क्या था, ज्यादा था। जब अधिशोषण की घटना हुई तो उनकी एंट्रोपी कम हो गई, अर्थात डेल एस का मान भी क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, अर्थात एंट्रोपी में कमी आ गई है। गिब्स ऊर्जा, ये अधिशोषण की घटना एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम है, स्वतः परिवर्तित होता है। इसके लिए आवश्यक क्या है कि गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होना चाहिए। गिब्स ऊर्जा का मान ऋणात्मक होना चाहिए। और गिब्स ऊर्जा का मान क्या होता है, डेल जी बराबर क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। हम जानते हैं गिब्स ऊर्जा की समीकरण द्वारा डेल एस और टेम्परेचर का जो मल्टीप्लाई है, इस घटक की वैल्यू धनात्मक हो जाती है और डेल जी का मान ऋणात्मक के लिए डेल एच का पर्याप्त ऋणात्मक मान होना चाहिए, तब जाकर डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी और अधिशोषण की घटना स्वतः परिवर्तित हो पाएगी, संपन्न हो पाएगी। जैसे जैसे अधिशोषण की घटना आगे बढ़ती जाती है तो डेल एच का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। डेल एच का मान कम ऋणात्मक होता जाता है और धीरे धीरे डेल एच की वैल्यू टी डेल एस के बराबर हो जाती है, जिससे गिब्स ऊर्जा का मान डेल जी 0 हो जाती है और अर्थात प्रक्रम साम्य स्थापित कर लेता है। प्रक्रम साम्य स्थापित